चैप्टर 4 डिकैम। इस बीच फोक का सल को डेक पर हो रही घटनाओं की भनक लग गई थी और यहाँ तक कि जो पहरा था वह भी बाहर आ गया। 8 आदमी, कुल मिलाकर पुराने साउथ सी टाइप के स्कूनर आदमी, सख्त कद के, बेर भूरे रंग के और अपनी पैंट को छोड़कर गर्म सुबह में बच्चे की तरह नंगे थे। रंटोंगा बिना किसी साथी के रवाना हुआ था। शराब और पुलिस ने मिलकर उसे रवाना होने से एक रात पहले ही पकड़ लिया था। डेक पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी आफ्टर गार्ड नहीं था और आलोचना मुफ्त थी। हे प्रभु, हमें बचाओ और हमसे प्रेम करो, बदमाशों में से एक चिल्लाया। देखो, बॉब नर्सरी मेड की भूमिका निभा रही है। तुम्हारा एप्रन कहाँ है, बॉब? उसने छोटे बच्चे के कपड़े चुरा लिए हैं, दूसरे ने लिखा, और शराब की बोतल गिरवी रख दी है। लेन को $1 मिलेगा, बॉब, अगर तुमने शराब पीकर इसे बर्बाद नहीं किया होता। एक सज्जन व्यक्ति जो केला छील रहे थे ने केले का एक हिस्सा हमलावरों को दे दिया, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब तो मिस्टर बॉवर्स चिल्लाए, अपने केले इधर उधर फेंको और साफ करो, अपने केले वहां ले जाओ जहां उन्हें चाहिए। जिम, मुझे गैली से वह पुराना टिन बट टब लाओ जिसमें डॉक्टर अपने टैटू चिपकाते हैं, और दरवाजे के पीछे लॉकर में एक पुराना स्पंज है। अपने आप को चिकना करो और फिर नीचे जाओ और जेनकिंस से कहो कि वह तौलिया भेजे। उसने बाल्टी में समुद्र का पानी भरकर टब में भर दिया और रगड़ना और स्पंज से पोंछना शुरू कर दिया। जिम, जिसकी लंबी लंबी आंखें थीं, तौलिया लेकर खड़ा था और अन्य लोग देख रहे थे। उसका नाम क्या है? जिम ने पूछा। नाम? बोवर्स चिल्लाया। तुम कैसे सोचते हो कि मैं उसका नाम जानता हूँ? कोई नाम नहीं है। फिर बाद में सोचा, डिक उसका नाम है ना, बो? डिक, अरे डिक, क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? अरे डिक, हंसते हुए बच्चे ने पानी छिड़कते हुए दोहराया। डिक, डिक, और डिक तुम हो जाओगे, बोवर्स ने स्पंज को आखिरी बार निचोड़ते हुए कहा। बपतिस्मा देने वाले के दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि बपतिस्मा देने वाले के दिमाग में यह बात नहीं थी। अब तौलिया पकड़ो और तुम वहां हो। उसने सुखाने का काम पूरा किया और बच्चे को छोड़ दिया, जो तुरंत जिम की ओर बढ़ा। अपनी गोल मटोल छोटी छोटी भुजाओं से उसे अपने पैरों के चारों ओर जकड़ लिया और उसके चेहरे की ओर देखा। मासूमियत लॉन्ग वार्फ में पैर रखने वाले सबसे बड़े बदमाश की पूजा कर रही थी। तभी स्टेन स्ट्रीट सैलून के दरवाजे से प्रकट हुआ और फोकल भीड़ पिघल गई, जिम को छोड़कर बाकी सभी लोग। बोवर्स, स्टेन स्ट्रीट चिल्लाया। आ रहा हूँ, सर, बोसन ने जवाब दिया। उसने बाथटब को दूर धकेला, स्पंज को लॉकर में फेंक दिया और आगे आया। तो डिक तुम्हारा नाम है न? जिम ने कहा, छोटे हाथों को खोलते हुए और बच्चे को अपनी बाहों में उठाते हुए। और तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? अपना दूसरा नाम बताओ या फिर रेलिंग के ऊपर जाओ, रेलिंग के ऊपर जाओ। उसने बच्चे को अपनी बाहों में नचाया, उसे पानी में फेंकने का नाटक किया। डिक चिल्लाया। जिम की गर्म बाहें शायद उसके धुंधले दिमाग में एमिलिन का नाम जगा रही थीं, जिसने उसे इतनी बार नचाया था। यहाँ, बच्चे को छोड़ दो, बोवर्स ने फिर से आगे आते हुए कहा। तुम उसके साथ इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? तुम उसे नाश्ता करने से पहले ही बीमार कर दोगे। वह क्या कह रहा है? उसका दूसरा नाम है, जिम ने जवाब दिया। उसके सिर पर बाल हैं, इसलिए वो मुझे बता रहा है। डिक उसका नाम है न, बो? डिक ने चिल्लाते हुए बोवर्स की ओर अपनी बाहें फैला दी। और डिक तुम हो जाओगे अगर तुम चाहो, उस योग्य ने कहा, क्योंकि उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जेनकिंस स्टीवर्ड और संघनित दूध की तलाश में पीछे चला गया। 7 घंटियां बज चुकी थीं, तभी धधकते डेक पर चौकीदार की आवाज आई, जो सीगल की आवाज की तरह करुण थी। भूमि हो, यह एरिक्सन नामक स्वीडिश व्यक्ति था जिसने चिल्लाया, और स्टेन स्ट्रीट, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके डेक पर टहल रहा था, अचानक सक्रिय हो गया। वो एक पैर बंदरगाह की दीवार पर रखकर उछला और एक हाथ से मुख्य रेटलिन को पकड़ लिया, फिर दूसरे हाथ से अपनी आंखों को छिपाते हुए उसने देखा। हाँ, बहुत दूर आगे, समुद्र की झिलमिलाहट के पास शून्य नृत्य कर रहा था, अस्पष्ट, अनिश्चित, कुछ ऐसा था जो समुद्र नहीं था और आकाश नहीं था।
बाढ़ के साथ बढ़ती हुई लहरें कभी उसे मिटा देती थीं, कभी उसे फिर से दिखाती थीं। हाँ, ये द्वीप था, बहुत दूर, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ था, वह चीज़ जिसका कोई नक्शा नहीं था, अज्ञात, केवल गल्स और वेल लोगों को ही ज्ञात, और यहाँ तक कि वेल लोगों को भी शायद ही ज्ञात। स्टेनस्ट्रीट के दिमाग में हमेशा एक संदेह छाया रहता था, एक संदेह जो नाव के मिलने से दूर हो गया था, लेकिन किसी तरह अतार्किक रूप से वापस आ गया और बना रहा। क्या ये द्वीप पुराने कैप्टन फाउंटेन की कल्पना की उपज था? मन की एक दृष्टि जो केवल होप के जहाज को बर्बाद करने के लिए उपयोगी थी? नहीं, ये वहाँ था, उसकी आंखों के ठीक सामने और सही जगह पर। वह डेक पर उतर गया। लेस्ट्रेंज अभी भी नीचे था और बंदरगाह का पहरा धूप में आगे की ओर सुस्ता रहा था। एक साथी छायादार आंखों से लैंडफॉल का नज़ारा देखने के लिए खड़ा था, लेकिन बाकी लोग उदासीन लग रहे थे। फिर बोवर्स का साल से उठकर उनकी बातचीत को रोक दिया और उन्हें डेक बीम के साथ आगे के तख्ते पर काम करने के लिए लगा दिया। उन्हें व्यस्त देखकर उसने आगे की ओर एक नज़र डाली और फिर कप्तान के पीछे आ गया। यह उठ रहा है, सर, बोवर्स ने कहा। क्या आपके पास ध्वनि का कोई चार्ट नहीं है? ओह भगवान, नहीं, स्टैनस्ट्रीट ने कहा। ये चट्टान के चारों ओर मीलों गहरा पानी है और दरार के बीच से एक साफ रास्ता है। फाउंटेन ने बस इतना ही कहा और हमें उसकी बात माननी होगी। बच्चा कहाँ है? मैंने उसे नाश्ता दे दिया है और वह चारपाई पर सो रहा है, बोवर्स ने कहा। वह सज्जन नीचे किताब पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, न ही बच्चे पर और न ही किसी चीज पर। नहीं, दूसरे ने कहा, अब उसके लिए सब कुछ मायने नहीं रखता, बस वही है जो उसके दिमाग में है। तुम सोच सकते हो कि उनका बच्चा उनके लिए उनसे भी ज्यादा मायने रखता होगा, यहाँ तक कि ये देखते हुए कि वे मर चुके हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने दिमाग में बिठा लिया है। उसने अपने दिमाग में ये पक्का कर लिया है कि वो उनसे उस द्वीप पर मिलने जा रहा है। हे भगवान, सर, बोवर्स ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो उनसे मिलने के बारे में सोच रहा है, ये जानते हुए भी कि वे मर चुके हैं और सब कुछ? मैं नहीं बता सकता कि वह क्या सोचता है, दूसरे ने उत्तर दिया। उसने कोई सपना देखा है या कुछ और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वे उससे उस द्वीप पर मिलेंगे। शायद अगर तुम और मैं भी उस दौर से गुजरे होते जिससे वह गुजरा है, तो हम भी उतने ही पागल होते, लेकिन मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उसने इस यात्रा के लिए कोई और कप्तान चुना होता। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वह पागल हो जाता, तो मैं उसे उसके केबिन में ताली बजाकर फ्रिस्को के लिए रवाना कर सकता था, लेकिन तुम वहाँ हो। वह दूध की तरह कोमल और हर चीज में सैम जितना समझदार है, लेकिन उस बिंदु को छोड़कर, और जब वह उस नारकीय द्वीप पर पहुंचेगा और शायद उनके निशान पा लेगा, तो क्या होगा, मुझे नहीं पता। बोवर्स, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं आगे बढ़ूंगा, सर, बोवर्स ने कहा। पागल लोग बच्चों की तरह होते हैं। मुझे बूढ़ा सैम हैच याद है। वह सारा दिन सिडनी हार्बर पर नजर रखता था, सकुला घाट पर बैठकर अपने बेटे के जहाज के आने का इंतजार करता था, और वह हैद से आगे खो गया और उसे यह पता था। उसके विचारों में उसे काट दो और वह शैतान बन जाएगा, लेकिन उसे छोड़ दो और वह कोई परेशानी नहीं करेगा। आगे बढ़ो, सर, वह वहाँ है। लेस्ट्रेंज डेक पर आ गया था। उसने स्टेनस्ट्रीट से समाचार लिया, थोड़ा आगे बढ़ा और फिर स्टाबोर्ड रेलिंग पर हाथ रखकर वो खड़ा होकर देखने लगा। हवा लगभग पीछे की ओर चली गई थी और अधिक तेज हो गई थी, तथा मुख्य पाल का विशाल समलंब बाहर निकल आया था तथा नीले आकाश के सामने अधिक खड़ा था, जबकि रंटोंगा लहरों और हवा के साथ दौड़ रहा था। उसने अपने पीछे गांठें बिछा दी। वह तेज, कोमल और शांत थी, जैसे हवा के साथ चलने वाले गल्स, भूमि गल्स जो बर्फ की तरह सफेद आत्माओं की तरह उसके साथ चल रहे थे। और अब मिनट दर मिनट समुद्र से एफ्रोडाइट की तरह ऊपर उठते हुए उनके सामने का द्वीप जीवन से भर गया। हर बार लहरों के उठने के साथ गूल से भरी बैरियर रीफ ने अपना झाग दिखाया, जबकि रीफ से परे और भी स्पष्ट रूप से हरे और सुंदर पत्ते उगाए जो हवा के स्पर्श से पन्ना की गहराई में बदल गए। स्टेनस्ट्रीट ने कमान संभाल ली थी, बोवर्स ने निगरानी की,
और रानाटोंगा अब हवा के आगे मरा नहीं था। वह धनुष रेखा पर यात्रा कर रहा था जो उसे भूमि से 1 मील पूर्व की ओर ले जाएगी। चट्टान में दरार पूर्व की ओर थी। वे डटे रहे। हवा अभी भी ताज़ा थी और दिन की चमक और समुद्र का नीलापन एक असाधारण ताजगी और उल्लास से भर गया था। हवा और सूरज की मार के नीचे उत्तरी गर्मियों के समुद्रों की हीरे जैसी चमक और चमक ने द्वीप के दृश्य को एक दिल को छू लेने वाली सूक्ष्मता प्रदान की, जिसमें इसकी मूंगा चट्टान और दूर तक कांपते हुए ताड़ के पेड़ थे। और अब झाग से टूटी हुई लहरों के पार एक आवाज आई जो यात्रा से थके हुए नाविकों की आवाज़ों की तरह थी। ये चट्टान की सीगल की आवाज़ थी और एक और आवाज़ थी जो एक माँ की अपने बच्चे से चुप रहने जैसी थी। चट्टान की आवाज़। यह उच्च ज्वार के करीब था और मूंगे पर बर्फीले झाग को दौड़ते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि अब द्वीप लगभग स्टाबोर्ड बीम पर था। दरार धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जिसके उत्तरी घाट पर ताड़ का पेड़ था। एक क्षण और रंटोंगा ने गति पकड़ी, फिर जैसे ही पहिया पतवार की जंजीरों की खड़खड़ाहट के साथ आगे बढ़ा, मुख्य बूम घूम गया, कुछ क्षण के लिए ऊपर की ओर उठने वाले लिफ्टों के सहारे लटका रहा और फिर बंदरगाह की ओर मुड़ गया, धनुषाकार ब्रेक की ओर सीधा इशारा कर रहा था। लेस्ट्रेंज अपना हाथ स्टाबोर्ड रेलिंग पर रखते हुए अपनी आंखों को अपने सामने के दृश्य पर टिकाए हुए खड़ा था। अपने बच्चों का घर। उसने कभी ऐसा कुछ सपना नहीं देखा था। स्वर्ग के उसके सारे सपने धूल में मिल गए। उसने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उसके सामने स्कूना हवा के साथ झुकता हुआ ब्रेक के लिए तीर की तरह मुड़ गया। गल्स ने उन पर दौड़ लगाए और झाग पीछे की ओर गर्जना करते हुए रेल की ऊंचाई तक और स्प्रे के साथ डेक को पटकते हुए। हवा, बाढ़, सूरज और समुद्र, गल्स और लहराते ताड़ के पेड़ सभी पतवार के हिलने के साथ नए जीवन में आ गए थे। बाहरी समुद्र तट पर कांच के हरे रंग के रोलर्स अब बंदरगाह और स्टाबोर्ड की ओर टूट रहे थे और अब एक चमत्कारी क्षण में ब्रेक पार हो गया और महान समुद्र चला गया, एक शांत नीले रंग की झील में बदल गया।